आज हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके विद्युत वाले पार्ट से ली गई है। प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है? किसी चालक का वह गुण जिसके द्वारा वह उस पदार्थ के धारा के प्रवाह को विरोध करता है। जैसे मैंने अपने पिछले उसमें भी बताया था कि आप प्रतिरोध को जो है घर्षण से मान सकते हैं कि जैसे हम कभी चल रहे हैं और हमारे जूते नीचे से घिस रहे हैं या हमें चलने में जो ताकत लगानी पड़ रही है घर्षण बल के कारण वो सब हो रहा है, तो उसी तरह से जब किसी भी सुचालक वस्तु के अंदर से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके अंदर से जो करंट जब पास हो रहा है तो उसके कारण उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है। वो प्रतिरोध उसको करंट को जाने से रोक रहा है, आवेशों को जाने से रोक रहा है। तो ओम के नियम अनुसार क्या था कि जब समान ताप पर विभवांतर और धारा के बीच एक अनुपात पर एक स्थिरांक जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं आर, आपको ध्यान होगा कि हमने जो रिलेशन निकाला था वो V = IR निकाला था। तो उसी के बारे में बात हो रही है कि R क्या होता है, हमेशा V/I के लिए ये हमेशा एक स्थिरांक कहा जाता है, कांस्टेंट कहा जाता है। अब किसी चालक का प्रतिरोध उसके आकार, आकृति और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना आपने कि किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके आकार, आकृति और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि किसी आपने एक कॉपर का तार लिया, एल्यूमिनियम का लिया या सिल्वर का लिया, सबका 1 मीटर तार हम ले लेंगे और कहेंगे कि सबका प्रतिरोध बराबर है, ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उनकी जो है आकार, आकृति और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसके बाद चालक का प्रतिरोध एक विशिष्ट तापमान पर निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है: चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट, काट का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति। चार चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि किन किन चीजों पे जो है अब चालक का प्रतिरोध जो है निर्भर करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें चालक की लंबाई, चालक की लंबाई के अंदर आप देखोगे कि ये जो है एक समान चाल का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना किसी भी तार की लंबाई होगी उसके अंदर उतना ही प्रतिरोध अधिक होगा, जितना छोटा तार होगा उसमें प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, तो ये जो है वक्रानुपाती होता है कि अगर जितना मोटा तार होगा उतना ही उसमें प्रतिरोध कम होगा, जितना अधिक पतला तार होगा उसमें प्रतिरोध जो है ज्यादा होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बहुत मोटा पाइप है, उसमें से जब पानी जा रहा है तो ज्यादा पानी निकलेगा और जगह ज्यादा है, इस कारण से आराम से निकलेगा। और अगर पतला पाइप है तो उसमें आपको उतना ही कम जगह मिलेगी जाने के लिए, तो वो प्रतिरोध बढ़ गया। उसके बाद चालक के पदार्थ की प्रकृति के ऊपर, विद्युत रोधी प्रतिरोधक चालक की अपेक्षा अधिक होता है। विद्युत रोधी का प्रतिरोध चालक का अपेक्षा अधिक होता है। जैसे R अगर विद्युत रोधी है तो R की चालक की अपेक्षा अधिक होगा। ठीक है, मतलब जिसके अंदर जो है आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है इंग्लिश में जिसको कंडक्टर और इंसुलेटर कहते हैं, कुचालक और सुचालक। तो जो कुचालक हैं उनके अंदर जो है अधिक प्रतिरोध है, इस कारण से वो विद्युत रोधी हैं, और जिनके अंदर सुचालक है वो उनके अंदर कम है। पदार्थ का तापमान, पदार्थ का तापमान के ऊपर ताप के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। जितना अधिक तापमान होगा उतना प्रतिरोध बढ़ेगा, और ठंडे तंतु का प्रतिरोध गर्म तंतु की अपेक्षा कम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रतिरोध ताप पर प्रतिरोध अधिक होगा, अधिक ताप पर अधिक होगा। अब हम प्रतिरोधकता की बात करते हैं। प्रतिरोधकता जो है, जिसको कि इंग्लिश में रेजिस्टिविटी कहा जाता है, यह संख्यात्मक रूप से इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसके अंदर जो है इसका SI मात्रक है ओम मीटर। इसका फॉर्मूला हम जो है हमारे ऊपर जो हमने बात करी उसी से निकाल सकते हैं। हमने कहा था R जो है वो किसके बराबर है, L के जो है समानुपाती है और आपके क्षेत्रफल के वक्रानुपाती। तो इसी में जो है R जो है उसको हम ρL/A करेंगे। तो ये जो हमारा रो है ये आपका प्रतिरोधकता है, इंग्लिश में रेजिस्टिविटी कहते हैं। और इसी को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ρ = RA/L। तो हमारी जो इसमें यूनिट आ गई, R की थी ओम, इसकी मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, तो 1 से मीटर कट गया तो ये ओम मीटर यहाँ पे आ गया। ये पदार्थ की लंबाई और मोटाई निर्भर करता है, परंतु पदार्थ की प्रकृति और ताप पर भी निर्भर करता है। उसके बाद विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता भी भिन्न होती है। जैसे सिल्वर की जो है 1.6 × 10⁻⁸ टंगस्टन की जो है, तो जैसे जैसे प्रतिरोधकता बढ़ती जाएगी उतना ही पदार्थ जो है कुचालक हो जाएगा। तो जो है
विरोधी मिश्रातु और चालक। आप देख सकते हो कि सबसे अधिक जो है प्रतिरोधकता विरोधी में होती है। अब धातुओं के अंदर जो है मिश्रातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10.8 ओम मीटर से 10.6 विद्युत अच्छी चालक वाले हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जिनकी प्रतिरोधकता 10 की पावर माइनस 8 से और 10 की पावर माइनस 6 के बीच में होगी, वो अच्छे चालक वाले हैं। हम टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में के तंतुओं के रूप में तथा कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचार के उपयोग में इसलिए किया जाता है कि उनकी प्रतिरोधकता देखते हैं। विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10.12 से 10.17 ओम मीटर कोटि ही होती है, जो रबड़ और कांच में होती है। और जो बिल्कुल ही विद्युत रोधी होते हैं, आप देखोगे उनकी प्रतिरोधकता 10 की पावर 12, वहां पे -8 थी, यहाँ 12, 10 की पावर 17 के बीच में। और जो मिश्रातु होते हैं उनकी अवयव धातु की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए उनका उपयोग विद्युत इस्त्री तथा गीजर में किया जाता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं आज के। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये हमारा ये यहाँ पर था, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, और तापमान आप ये भी लिख सकते हो। तो ये जो है मेन इसके पॉइंट है। दूसरा है एक तार जिसकी लंबाई L और प्रतिरोध R है, तो खींचे जाने पर उसका अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या आधी हो गई, तो इसका तार का प्रतिरोध बताना है। तो यहाँ पर जो R है उसको हमने खींच कर क्या कर दिया, R/2 कर दिया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जब हम उसको R/2 कर रहे हैं, एक तार की लंबाई जो है प्रतिरोध है, तो खींचे जाने पर उसकी जो अनुप्रस्थ काट है वो R/2 होगी, मतलब रेडियस का भी हाफ। और रेडियस क्या होता है आपका, डायमीटर का आधा होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो L है यहाँ पर वो कितना हो गया, 4। ठीक है, तो हमें जो फॉर्मूला लेना है वो लेना कौन सा है, आपको बताना क्या है, R की वैल्यू बतानी है, तो ρL/A। ठीक है, तो यहाँ पे L हमारा 4 हो गया था और एरिया हमने किया A/2, तो इसको भी आप स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप बाहर निकाल लो, L/A। तो ये जब करोगे आप तो ये नीचे जो है 4 हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करोगे तो 4 × 4 करोगे तो 16R जो है इसका आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमने उसको जो है तार को खींचा है, उसका रेडियस आधा करा है। तो जब रेडियस आधा करेंगे तो उसकी लंबाई जो है 4 गुना बढ़ जाएगी, इस कारण से हमने 4L लिया। और जो रेडियस हमारा आता था तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने से 4 × 4 होके 16R मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद में कॉपर को विद्युत संचरण की तारों में प्रयोग क्यों करते हैं? अब कॉपर को विद्युत संचरण की तारों में प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका जो प्रतिरोधकता है वो कम होती है, वो 10 की पावर 8 और 6 के बीच में होती है, इसलिए वो जो है अच्छे चालक की श्रेणी में आते हैं, इसलिए हम उनको जो है उसमें उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद विद्युत संचरण की तारों का प्रतिरोध क्या होता है? इसके अंदर भी आप जो है विद्युत संचरण वाली तारों का प्रतिरोध लिख सकते हो, 10 से पावर 8 और इसमें जो है 10 से पावर 6 के बीच में होना चाहिए, तो वो विद्युत संचरण के अंदर हम लिख सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद विद्युत तापमान युक्तियों के निर्माण में तापमान अवयव शुद्ध धातुओं की अपेक्षा मिश्रातों में क्यों बनाए जाते हैं? अब यहाँ पर जो है इनको मिश्रातों में इसलिए बनाया जाता है जिनके अंदर भी हम गर्म करना चाह रहे हैं, तो हम चाहेंगे उसके अंदर जो है R जो है आपका थोड़ा सा अधिक हो। ठीक है ना, प्रतिरोधकता बढ़ जाए, जिससे कि वो उसके अंदर जो है तापमान अधिक हो। इस कारण से जो है प्रतिरोध को जो है बढ़ाने के लिए जो है उनको हम मिश्रातों बना देते हैं, उसके अंदर ऐसे अवयवों को मिला देते हैं जिससे उसका R का जो है प्रतिरोधकता जो है थोड़ी बढ़ जाए, जिससे कि वो अधिक गर्म हो। तो इसलिए जो है ये तीसरा पॉइंट इसका उत्तर होगा। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट पसंद आएगी। आज क्योंकि वर्कशीट लेट आई है तो थोड़ा जल्दी में थे, इसको अच्छे से समझना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।